हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10th की क्षितिज भाग 2 से। आज की क्लास में भी हम चैप्टर पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है ये चैप्टर, और इसमें देशभक्ति की मिसाल देने वाले एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कल की क्लास में भी हमने ये चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हालदार साहब हैं जो किसी कस्बे में अपनी कंपनी के काम के सिलसिले से महीने के 15 दिन में वो लगभग जो है इस शहर से उनका आना जाना होता है। अब ये जो कस्बा है ये बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक ही यहाँ पर बाजार है, और जिसे पक्का मकान कहा जाता है वो सिर्फ 2-4 ही यहाँ पर हैं। यानी कि इतना बड़ा जो है ये नहीं है कस्बा। इसमें जो है एक नगर पालिका है, और इस नगर पालिका के एक बोर्ड ने या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार जो है ये सलाह दी कि इस कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्मृति तस्वीर जो मूर्ति बनाकर यहाँ पर लगाई जाए। इसके बाद अब जो है हमने यहाँ पर कल की क्लास में दूसरा पैरा पढ़ा था। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि पूरी बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है, यानी कि वो जो है सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक ज्यादा होने के कारण काफी समय तक उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ हो। लेखक बताते हैं कि ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार की वहां पर मूर्ति बनाई गई थी, जैसी वहां पर जो है स्मारक वो मूर्ति बनाई गई थी, उसे देखकर मुझे लगता है कि शायद वहां के लोगों को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी या तो नहीं होगी, या फिर देखो क्या होता है, जब भी कोई सरकारी काम होता है तो कई जो है उसमें कागजी दस्तावेजों की जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो कभी जो है कागज कहीं जाता है, फिर शासन जो है बड़ी देर में जो यानी कि इस काम में बड़ा देर लगती है। अब यही कुछ यहाँ पर भी हुआ होगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं, क्योंकि मूर्ति में चश्मा नहीं था। इसलिए लेखक कहते हैं कि अब जो है इसमें शायद समय बीत गया होगा। अब जो है क्योंकि आपको समय निश्चित दिया होगा कि 1 महीने में आपको जो है यहाँ पर एक स्मारक बनाना है, एक मूर्ति बनानी है। तो कहते हैं कि शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी कि अब आपस में जो है उन्होंने बैठ करके एक बैठक बिठाई होगी कि अब हम अच्छे मूर्तिकार को बुलाएंगे, तो एक तो उसमें बजट ज्यादा लगेगा, दूसरा अब समय की कमी है, इसलिए वहां के जो क्षेत्रीय कलाकार है उसी को देने की बात की गई होगी कि वो मूर्ति बना करके पर रख दे। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ये भी मान लीजिए मोतीलाल जी को ही काम सौंप दिया गया हो, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। तो ऊपर ही बताया था कि मूर्ति बननी थी संगमरमर की। टोपी की नोक से और कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं वेस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तो मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। अब ये जो मूर्ति बनी थी ये संगमरमर की बनी थी, और ये जो मूर्ति थी वो कैसी थी, वो बहुत अच्छी बनी थी, सुंदर बनी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, मासूम लग रहे थे, कमसिन लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे, और उन्हें देख करके जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं वगैरह वगैरह याद आने लग गया। यानी कि उनकी हूबहू जैसे नेताजी थे वैसी ही वो मूर्ति बनी हुई थी। लेकिन इस मूर्ति में एक कमी, केवल एक चीज असर थी जो देखते ही खटकती। आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों में हमेशा चश्मा रहता।
अब इस मूर्ति को देख करके ऐसा तो लग रहा था कि ये नेताजी हैं, हूबहू जैसे मतलब नेताजी थे वैसे ही वो मूर्ति भी बनी हुई थी, बड़ी सुंदर बनी हुई थी, ठीक है। और कोई 2 फुट तक, यानी कि सर की यहाँ से लेके और कुछ यहाँ तक, है ना। तो इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास, यानी कि जो ये मूर्ति बनी थी अच्छी बनी थी और ये सराहनीय काम था। केवल एक चीज की कसर थी इस मूर्ति में, एक चीज की कसर थी। वो कसर क्या थी? जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब इस मूर्ति में देखो, पूरी मूर्ति संगमरमर की बनी है और इस मूर्ति में चश्मा नहीं था, यानी कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब लेखक क्या कहते हैं कि इस मूर्ति पर जो है चश्मा तो था, लेकिन जो वास्तविक चश्मा होता है, एक काला चौड़ा फ्रेम वाला चश्मा नेताजी की संगमरमर की मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। और यहाँ हमने शुरुआत में बात की थी हालदार साहब की, जो कि अपने काम के सिलसिले से यहाँ 15 दिन में इधर से उनका आना जाना होता था। जब पहली बार ये मूर्ति यहाँ लगाई गई, ये स्मारक यहाँ पर, जो हालदार साहब हैं वो पहली बार जब इस चौराहे पर रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित का मतलब इस पर गौर किया कि ये मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनी है, लेकिन उनके चेहरे पर एक कौतुक मुस्कान फैल, और जैसे ही उन्होंने वो मूर्ति देखी तो जो है एक मजाक सा, जैसे इस मूर्ति के साथ कोई मजाक किया, तो एक कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक। मूर्ति पत्थर की लेकिन, तो जैसे ही हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति किसकी बनी हुई है, कि पत्थर की, संगमरमर की, लेकिन इस मूर्ति पर चश्मा लगा है किसका? रियल का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अब जिस जीप से वो वहां से उनका आना जाना होता था, तो वो उस कस्बे को छोड़कर चली गई थी, यानी कि आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन हालदार साहब के मन में इस मूर्ति के बारे में ही वो सोच रहे थे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय भी ही कहा जाना चाहिए। वह तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरन तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब हालदार साहब भी सोच रहे हैं कि ये जो है, भले ही इस मूर्ति में संगमरमर की का जो है चश्मा नहीं लगा है, लेकिन इस शहर के, इस कस्बे के लोगों को भी सराहना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ऐसा उसमें रियल का चश्मा लगाना ये किसी देशभक्त का ही काम होगा, है ना। नहीं तो कहते हैं आजकल जो है देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बन गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब क्योंकि देखिए, जो चीज हमें अटपटी लगती है ना, और हर बार आप उधर से जाते हो तो सबसे पहले आपकी नजर वहीं पड़ती है। अब हालदार साहब ने जैसा कि शुरू में ही बताया था कि हर 15 दिन में वो उधर से गुजरते हैं अपने काम के सिलसिले में, तो अगली बार जब वो वहां पर आए तो फिर से उन्होंने नेताजी की मूर्ति की तरफ देखा। अब उन्हें उसमें थोड़ा-सा बदलाव नज़र आया। क्या बदलाव उनको नज़र आया? कहते हैं, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ गया। अब देखिए, पहले तो उनके मन में था ही कि यार ऐसा किसने किया होगा और ऐसा क्यों किया होगा, इस मूर्ति में जो है रियल का चश्मा क्यों लगाया होगा। लेकिन अगली बार जब वो उधर से गुजरते हैं तो फिर उसमें बदलाव देखते हैं। ध्यान से देखा तो पहली बार कोई और चश्मा था और इस बार दूसरा चश्मा है। तो ये देख करके हालदार साहब का जो कौतुक था वो और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा।
तीसरी बार फिर नया चश्मा। अब हालदार साहब जितनी बार जाए उतनी बार उस मूर्ति पर अलग अलग चश्मे लगे हैं। तो उनके मन में जो है एक भाव आया कि देखो, यहाँ के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है देश प्रेम की भावना है, क्योंकि एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति जो है इस तरह का प्रेम, ये प्रेम ही है कि हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नेताजी की मूर्ति पर जो है चश्मा नहीं है और हर बार उसे बदला जा रहा है। तो कहते हैं वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे अवश्य बदल सकती। हालदार साहब जो है अब तीसरी बार जब यहाँ पर आए तो तीसरी बार उस मूर्ति पर एक और चश्मा, एक नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान। एक बार जब कौतूहल जो है दुर्दमनीय हो उठा, तो पान वाले ने से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब क्या हुआ, उस चौराहे पर हवलदार साहब हर 15 दिन में उनका आना जाना होता था, वहां पर वो पान खाते थे। अब जो है हर बार जब चश्मा बदला हुआ देख रहे हैं तो उनके मन की जो जिज्ञासा थी वो क्या हो गया, वो और ज्यादा जो है तीव्र हो गई और वो जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है। इसलिए उन्होंने उस पान वाले से ही क्या कहा, तो भाई तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब जो है हवलदार साहब ने पान वाले से ही पूछा। पान वाले के मुंह खुद के पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जो पान वाला था वो स्वयं भी पान खा रहा था, उसके मुंह में जो है पान था, और वो जो है एक काला था, मोटा था और मिजाज व्यक्ति था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में, तो क्योंकि मुंह में तो उसका पान था, तो इसलिए जैसे ही उसने हवलदार साहब की बात सुनी तो आंखों ही आंखों में हंसा, और उसकी जो तोन थी, क्योंकि मोटा था, उसकी जो तोन थी वो थिरकी, यानी कि वो हिली। फिर घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, कैप्टन चश्मे वाला करता है। इधर पान वाला पहले से पान खा रहा था। हवलदार साहब ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो इधर पान वाले ने मुंह में पान डाला हुआ था। वो एक काला मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। जैसे ही उसने सुना तो वो आंखों ही आंखों में हंसा। फिर उसने मुंह का जो पान था वो दुकान के पीछे थूका, और फिर जो है वो अपनी बत्ती सी दिखाता, और जब पान खाते हैं तो मुंह जो है पूरा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, तो लाल लाल सा हो जाता है ना, काली और बत्ती सी, लाल काली बत्ती सी। अगर बोला कैप्टन चश्मे वाला, तो उसने क्या बताया कि कैप्टन चश्मा वाला जो है इस चश्मे को हर बार बदल देता है। तो अब हवलदार साहब पूछते हैं क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। तो फिर उन्हें समझ नहीं आया कि चश्मे वाला ये जो कैप्टन है ये कौन है और क्या करता है। तो फिर उस पान वाले ने क्या कहा, चश्मा चेंज कर देता है यानी बदल देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, वो चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब फिर पूछते हैं क्या मतलब, क्यों वो चेंज करता है, ऐसा क्यों करता है वो? अब जो पान वाला है वो समझा रहा है कि मानो कोई ग्राहक आ गया है और उसको जो है नेताजी के आंखों पर लगा हुआ चश्मा ही चाहिए, उस टाइप का ही चाहिए। तो वो जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी से वो चश्मा निकाल देता है और वहां पर दूसरा लगा देता है। ऐसा पान वाला हवलदार साहब को समझा रहा है। अब हवलदार साहब को बात तो कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है और जिसका नाम है कैप्टन, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती। अब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, इस कस्बे में एक कैप्टन है चश्मे वाला, और वो ही जो है चश्मा है नेताजी को, नेताजी की ना लगती है। अब वो जो है इस बात को समझ रही, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही, ऐसे भाव है। नेताजी जो है बिना चश्मे आहत हो रही हो।
इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। अब जो है हालदार साहब को समझ में आ गया है कि हाँ, इस कस्बे में एक कैप्टन है जो चश्मे वाला है, और वो जो है अपनी दुकान से गिने चुने जो चश्मे हैं उनको नेताजी को वो पहना। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम का दरकार होती है, यानी कि वो जो है वैसी ही मांग करता है कि मुझे ऐसा ही फ्रेम चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते। ऐसा वो कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के मन में ऐसे भाव हैं कि नेताजी को बिना चश्मे का नहीं रखना है, तो अब हालदार साहब सोच रहे हैं कि हाँ, शायद जो है वो नेताजी से क्षमा मांगता होगा, क्योंकि उसके भाव ही ऐसे हैं कि नेताजी को बिना चश्मे के नहीं रखना है ना। तो संभवतः वह क्या करता होगा, वो नेताजी से पहले क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। अब इतना तो वो समझ गए, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी हवलदार साहब को एक बात समझ में नहीं। हवलदार साहब कहते हैं, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। क्या बात नहीं आई? हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो अब हवलदार साहब जी पूछते हैं कि ये बात तो ठीक है कि यहाँ कैप्टन चश्मे वाला जो है इस मूर्ति पर चश्मा लगाता है, लेकिन जो संगमरमर का पत्थर है वो कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा कि तोंद थिरकी और कत्थे की जो डंडी थी वो उसे फेंक। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक को थूक दिया जो पान का होता है, और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो अब जो है पान वाला बताता है कि नेताजी के इस मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। तो क्या कहा कि जो मास्टर था वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हाजा साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। अब पान वाला तो मजाक में ही ले रहा है, बार बार हंस रहा है, उसके लिए ये एक मजाक की बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए एक चकित और द्रवित करने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे, जैसा हालदार साहब ने सोचा वैसा ही हुआ था, यानी वह ठीक सोच रहे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक। और जैसा कि हालदार साहब सोच रहे थे वैसा ही कुछ यहाँ पर था। मूर्तिकार के नीचे जो है मोतीलाल, वाकई का अध्यापक। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। या कोशिश की होगी और असफल हो गया, बनाते बनाते और बारीकी के में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, अब ये सारी बातें सोच। हवलदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर अब चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष जो है नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक? तो अब जो हवलदार साहब थे वो जो है बड़े कौतुक में आ गए, बड़े जो है उनके अंदर अनेक प्रश्न आ रहे हैं कि आखिर वो जो कैप्टन पान वाला है, अब इतना तो उनको समझ में आ गया कि वो भूल गया या फिर उसने कोशिश की होगी, वो टूट गया होगा, उसे नहीं समझ में आया होगा कि पत्थर से जो है कैसे वो पारदर्शी चश्मा बनाए, वगैरह वगैरह जो है वो सोचता है। फिर हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर अब उन्होंने पान के पैसे चुका दिए। चश्मे वाले की देशभक्ति से वह जीप की तरफ चले, अब अपनी जीप की तरफ, क्योंकि उनको जाना है। लेकिन फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व
सिपाही। तो उनको लगा कि शायद ये जो कैप्टन चश्मे वाला है ये नेताजी का कोई साथी हो, क्योंकि वो मिलना चाहते थे उस चश्मे वाले से कि ऐसी देशभक्ति शायद उन्होंने कहीं देखी नहीं हो। पान वाला नया पान खा रहा, पान कपड़े पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच जो है दूर रोक कर उसने हालदार साहब को फिर अपनी लाल काली बत्ती सी और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो इधर पान वाले ने फिर तीसरा पान अपने मुंह में डाल दिया था। अब इस बार उसने अपने मुंह से अपनी उंगली को जो है 1.5 इंच अंदर जो है अपने पान को रोका और हालदार साहब को ध्यान से देखा, यानी कि वो जो है विचित्र निगाहों से, क्योंकि वो प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहे थे। तो उन्होंने फिर उन्हें ध्यान से देखा, पान वाले ने फिर अपनी लाल और काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इधर जो है कान वाले ने उस चश्मे वाले को क्या कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो एक लंगड़ा व्यक्ति और पागल है पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब पान वाले के लिए तो ये बात सब मजाक की थी, लेकिन हवलदार साहब को यह नहीं लगा। एक ऐसा देशभक्त तो अपनी रोजी रोटी से जो है एक एक चश्मा नेताजी को हर दिन लगा रहा है, वो बिना चश्मे के नेताजी को नहीं छोड़ता है, और इधर जो है पान वाला उसका जो है मजाक उड़ाना अच्छा नहीं। अब जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी कि वो बोल नहीं पाए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे, अभी अभी एक गली से और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस तो इस बेचारे की दुख। इधर जब उसने यानी कि हवलदार साहब ने उस कैप्टन को देखा तो बेहद मरियल और लंगड़ा आदमी, सिर पर उसकी गांधी टोपी थी, आंखों में काला चश्मा था, एक हाथ में एक छोटी बंदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे चश्मे थे, अभी अभी एक गली से निकला और एक बंद दुकान के सहारे जो है बांस टिका था। तो अब हवलदार साहब सोच रहे हैं कि इस बेचारे की तो दुकान ही नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ना चाहते थे कि कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था। अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर तो उन्होंने देखा एक बेहद मरियल आदमी लंगड़ा था ना, सर पर उसने गांधी टोपी पहनी हुई थी और वो जो है लगातार नेताजी की इस मूर्ति पर क्या कर रहा था, चश्मे लगा रहा था। अब हवलदार साहब को भी जाना था। अब वो पान वाले से पूछना चाहते थे कि इसका नाम कैप्टन क्यों रखा है, लेकिन पान वाले ने तो साफ कह दिया था, अब आप इस कैप्टन से ही इसी व्यक्ति से बात कर लें। इधर उनका ड्राइवर भी बेचैन था, काम भी था। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा तो कभी चकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा और कोई ना कोई चश्मा। उस फूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यहाँ जो है हवलदार साहब जब भी यहाँ से जाते तो 2 साल तक वो लगातार देखते आ रहे हैं कि इस तरह से जो है वो अपने एक बांस के जो है चौखट पर अपने चश्मे को लगाता है, कहीं भी टिका करके, यानी कि फेरी वाले जैसे होते हैं। तो वो जो है उसकी अपनी कोई परमानेंट दुकान भी नहीं है इस व्यक्ति।
तो ये देखते हुए जो है अब हवलदार साहब लगातार यहाँ से उनका 15 दिन में आना जाना होता है। हर बार वो जो है नेताजी की इस मूर्ति पर अलग अलग चश्मा देखते हैं और हर बार इनको कौतुक होता है और प्रफुल्लता खुशी भी होती है कि अभी भी देखिए हमारे देश में ऐसे देशभक्त है ना। तो अब इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।